सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। मेरा नाम असीम अरुण है। मैं समाज कल्याण मंत्री हूँ। 1.5 साल पहले लगभग जनवरी 2022 में मेरा राजनीति की तरफ आना हुआ। उससे पहले मैं पुलिस की सेवा में था। मैं 94 बैच में इंडियन पुलिस सर्विस में सिलेक्ट हुआ था और उसके बाद 28 साल मैंने पुलिस की सेवा की। फिर कुछ जीवन का घटनाक्रम ऐसा हुआ कि राजनीति की ओर आए। कन्नौज मेरा गृह जनपद है, जहाँ से मैं विधायक भी हूँ, और समाज कल्याण विभाग जिसके तहत आप लोग कोचिंग कर रहे हैं, वहाँ पे जिम्मेदारी मेरी ये है कि कोचिंग अच्छी से चले। तो आज सभी बच्चों से मैं बात करने के लिए आया हूँ इस उद्देश्य से, पहला कि कोचिंग कैसी चल रही है, क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे हम लोग इसको और अच्छा कर सकते हैं। दूसरा, साथ साथ इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि आपकी आकांक्षाएं क्या है, जीवन में क्या करना चाहते हैं, देश को कहाँ ले आना चाहते हैं, कितना हम कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। इस बारे में मैं आप सभी से चर्चा करना चाहता हूँ। आपसे सवालों के निमंत्रण देता हूँ। कोई भी सीमा नहीं है, किसी भी तरह का सवाल आप पूछ सकते हैं। विषय वाले सवाल पूछोगे तो जो मुझे आता वही बता पाऊंगा। उसके अलावा आप कोई भी सवाल पूछें, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो पूछना चाहते हैं साथ ही हाथ खड़ा करेंगे तो आप। अंकिता चौहान है जी। मैं यूपीएससी की तैयारी करती हूँ। मुझे ये पूछना है सर कि हम पढ़ाई जब करते हैं तो मतलब माइंड एकाग्र नहीं कर पाते हैं, बहुत डाइवर्जन होता है। मतलब आधे घंटे या 2 घंटे पढ़ लेते हैं, बाद में बहुत सारी मतलब दिक्कतें आती हैं। तो उसके लिए हम क्या करें, कैसे अपने माइंड को एकाग्र करें और अच्छे से फोकस करके पढ़ाई करें? थैंक यू सर। शायद ये समस्या हम सबके सामने होगी। मेरे पास इसका जवाब है अपने अनुभव से, लेकिन क्या आप में से किसी साथी ने इस समस्या का अच्छा हल निकाला कि मेरी एकाग्रता कैसे बढ़ जाए? जिसके पास हल हो पहले वो बताएं, फिर मैं भी अपना। ये कोई अंतिम वाक्य इसमें नहीं होने वाला, अपने अपने अनुभव की बात है। सर मेरा नाम है कृति पांडे। जैसा कि बहन ने बोला, सर जैसे बहन ने बोला ये समस्या सबके पास होती है, तो हम इसका समाधान ऐसे कर सकते हैं। पहले हम प्रैक्टिस करें धीरे धीरे उस चीज को पढ़ने के लिए, धीरे धीरे शायद पढ़े और हमें लगा कि हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं ना, तो हम उसे वो कर सकते हैं। और किसी के पास कोई उपाय? इधर पीछे पहुंचाइएगा, फिर इधर यहाँ बेटी को दीजिएगा, इधर दे दीजिएगा जी। सर जैसा दीदी ने कहा कि मन एकाग्र नहीं होता है, तो हमेशा तो नहीं होता है, बट अगर हम धीरे धीरे कोशिश करें, रोज नहीं होता है तो हम लेकर पहले बैठे हो उसको कि हाँ हम कर सकते हैं। 1 दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, लेकिन करते करते हमारा आदत हो जाएगा। एकाग्र नहीं होता है, क्यों नहीं होगा? हम करना चाहेंगे तब तो होगा। उसमें थोड़ा फोकस करना पड़ेगा हमको, थोड़ा सा कठिनाइयाँ आएंगी बट समय। ऐसे नहीं, कोई टेक्निक बताओ। ये तो आप प्रवचन दे रहे हो ना, कोई टेक्निक हो कि मैंने ये टेक्निक अपनाई होता हुआ है। आप बेटी बताओ। सर माय नेम इज सुष्मिता, मैं नीट की तैयारी करती हूँ। सर सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए, ये देखना चाहिए अपने अंदर कि हमें क्या डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हम पढ़ाई से मेरा मन हट रहा है या फिर इधर उधर डाइवर्ट हो रहा है। सबसे पहले हम उस चीज को जानेंगे कि किस कमी से हमारे अंदर ये सब हो रहा है। और अगर मन एकाग्र नहीं है तो हमें मेडिटेशन करना चाहिए। 5 मिनट मेडिटेशन करने के बाद हमारा मन एकाग्र होता है और जो हमारा माइंड है वो जैसे मतलब पीसफुली हम फील करते हैं अगर, तो जाहिर सी बात है हमारा दिमाग पढ़ाई में ही लगेगा। बहुत अच्छा सुविधा आपने, अब टेक्निक की बात हुई, बहुत अच्छी बात कही। मैं अपनी प्रतिक्रिया देना चाहूँगा। मुझे लगता है इसमें 2 विषय है। पहला कि हमारा मन क्यों भटकता है, और ये देखें कि हमारा मन कहाँ पे लगता है। कई ऐसे काम होंगे जो हम करना शुरू करते हैं तो हमको पता नहीं चलता कि घंटों हो गए करते हुए। जैसे कि क्या आप की संगीत में रुचि है, या कोई वाद्य यंत्र, सितार, गिटार, तबला बजाने में रुचि है, और जब बजाना शुरू किया तो पता ही चलता है कि अरे 1 घंटा हो गया, हमको तो लगा था अभी 10 मिनट हुए। इसका मतलब उस काम में हमारी इतनी रुचि है कि उसमें एकाग्रता तो होना स्वाभाविक है, ये चुनौती होगी ही नहीं।
तो हमारी एकाग्रता वहाँ पे भागती है जहाँ पे हमारी रुचि कम है। तो पहली बात तो ये कि ऐसा काम पकड़ो जिसमें रुचि हो। जिसको किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि जीवन में अगर ऐसा व्यवसाय या ऐसी नौकरी हो जो आपका पैशन हो, आपका संवेग हो, उसको आप करिए और उसकी जो इनकम है या तनख्वाह है वो फ्री में आपके पास आ रही है। तो शायद सबसे सौभाग्यशाली वो लोग हैं जिनको इस प्रकार का काम मिला हुआ है, जिसको पूरे मन से वो कर रहे हैं और उनको काम वो लगता ही नहीं है। लेकिन दूसरी बात, जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में जरूरी नहीं है कि हर चैप्टर हमको रुचिकर लगे। कुछ चैप्टर की रुचि कम होती है, कुछ चैप्टर वाकई में नीरस से लगते हैं और उसको अच्छा करने के लिए हम लोग को और प्रयास करना पड़ता है। और मैं सुष्मिता से सहमत हूँ, मेरी भी टेक्निक यही है। और हालांकि जब मैं स्टूडेंट था तब मैंने मेडिटेशन या ये चीज़ नहीं की, अगर करता तो मैं शायद और अच्छी पढ़ाई कर सकता था। लेकिन अब मैंने करीब 5-6 साल से इस चीज़ को करना शुरू किया। जैसे आज भी सुबह मैंने 20 मिनट के लिए प्राणायाम किया। और मेडिटेशन के कई सारे स्वरूप हैं। जो स्वरूप मैं अपनाता हूँ वो प्राणायाम के रूप में है, जिसमें हम कुछ सांस की क्रियाएं करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन उस क्रिया से ज़्यादा मन में एक संकल्प लेते हैं। मन में ये संकल्प लेते हैं कि मेरे अंदर जो जो कमी है, कल मैंने फला मित्र के ऊपर गुस्सा कर दिया था, ऐसा गलत हो गया, आज नहीं करूँगा। तो जब हम कपालभाति कर रहे हैं, अपने शरीर से गंदगी को बाहर निकाल रहे हैं, तो हम अपने कल की गलतियों को भी बाहर निकालते हैं। तो इसी उदाहरण की बात करें तो हमारी सहनशीलता बढ़ जाती है। इसी प्रकार जब हम संकल्प लेते हैं कि आज मुझको पढ़ाई इतनी करनी है, घंटे की पढ़ाई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, टारगेट महत्वपूर्ण है। हमने तय किया कि आज मुझे ये चैप्टर पूरा पढ़ना है, इसके क्वेश्चन आंसर मुझको करने हैं। और जब ये मेरा काम पूरा हो जाएगा तब मैं अगला काम करूँगी। नहीं हुआ तो मेरा अगला काम नहीं होगा, मतलब पढ़ाई के इतर यही मेरा काम रहेगा। जब हम एक बार सुबह उठने के बाद, नित्य क्रम करने के बाद ये संकल्प लेते हैं तो संकल्प पूरा होने की चांस बढ़ जाती है। अगर हम संकल्प ही नहीं लेते तो फिर संकल्प कहाँ से पूरा होगा। तो ये संकल्प प्रतिदिन लेने की जरूरत है, और केवल पढ़ाई के लिए नहीं, और चीज़ों के लिए भी। मैं आपको एक और अनुरोध भी करूँगा बच्चों से। आपके घर पे दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे, क्या हम उनकी पर्याप्त सेवा करते होंगे? शायद अगर नहीं करते, या जो करते हैं हम उससे आगे सोचें। कि मुझे लगता था जब मेरे पिताजी की खासकर सेहत ठीक नहीं थी या माताजी की सेहत ठीक नहीं थी, तो उनको अच्छा लगता था कि मैं थोड़ा सा कटोरी में तेल लेकर के उनके पैर की मालिश करूं और धीरे धीरे दबाऊं, और वो पैर दबाते जाते सो जाते थे। मुझे भी अच्छा लगता था। 20 मिनट की छोटी सी एक्टिविटी, छोटी सी क्रिया थी, और वो बड़े प्रसन्न होते थे और नींद आ जाती थी उनको। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं करते हैं तो इस प्रयोग करके देखिए। बिना उनके कहे बोलिए आज मैं थोड़ा सा पैर दबा देता हूँ, या पैर दबाना आपने शुरू कर दिए। पैर दबाए, पूछता हो गया नहीं बेटे रहने दो, मत करो ना, नहीं वो बेटियां पैर नहीं छूती, ऐसी बात भी शायद कुछ कहे। नहीं बोलने नहीं, कोई बात नहीं, हम कर देते हैं। और अगर उनको अच्छा लग रहा है और आपने उस काम को रोज करना शुरू कर दिया तो कितना आशीर्वाद हमको मिलेगा। लेकिन ये तब होगा अगर हम सुबह के संकल्प में तय करेंगे कि रात को सोने से पहले मम्मी के पैर मुझको दबाने हैं, नानी के पैर मुझको दबाने हैं। अगर हमने सुबह ही नहीं सोचा तो रात को याद आएगा, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है रोज हम संकल्प लें और रोज भूल जाए, लेकिन 5 दिन बाद, 6 दिन बाद हमारा संकल्प पूरा होना शुरू हो जाएगा। तो ये संकल्प लेना बहुत जरूरी है। कौन सी मेडिटेशन की क्रिया आप कर रहे हैं, ये अलग अलग चीजें हो सकती हैं। YouTube पे बहुत अच्छे इसके वीडियो भी उपलब्ध है। लेकिन अपने शरीर को, अपने मन को कम से कम 40 मिनट रोज दीजिए, वर्जिश के लिए, एक्सरसाइज के लिए भी, और दिमाग की एक्सरसाइज के लिए भी जरूर दीजिए। अगला सवाल, क्या पढ़ाई कर रही है हमने? पीजी कर लिया। किस विषय में? पॉलिटिकल साइंस। तो सर मैं तैयारी करती हूँ, और तैयारी करने के बाद जब पेपर भी करती हूँ तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि हम भूल जाएंगे। ये भी होता है कि हम जो पढ़े वो नहीं आया, अलग वहाँ पर क्वेश्चन नया आ जाता है, और सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है। इस वजह से मन दुखी हो जाता है। इसके लिए क्या उपाय है? ये चुनौती तो हर बच्चे के सामने है।
ये चुनौती निश्चित रूप से है, और जो हमने पढ़ा है वो परीक्षा में आ जाए, यही बात तो सारी परीक्षा की है। हाँ बिल्कुल। नहीं, उसका बहुत आसान हल है कि हम इतना ज्यादा पढ़ें कि जो भी पूछा जाएगा हम पढ़ चुके होंगे उसको, यही इसका हल है। इसी बात की परीक्षा है, इसी बात की कोचिंग है। अगर सीमित 20 घंटे की पढ़ाई हो और उसी 20 घंटे की पढ़ाई में से आना हो तो सभी पास हो जाएंगे फिर तो ये स्कूल में चल सकता है कि आपको एक विषय पढ़ाया गया, एक चैप्टर पढ़ाया गया, उसके ऊपर टेस्ट हुआ और क्लास में सभी बच्चों के 10 में से 10 नंबर आ गए और सबको शाबाशी मिल गई। लेकिन जब प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर सबके 10 में से 10 नंबर आ रहे हैं तो फिर किसको सिलेक्ट किया जाएगा? तो यहाँ 10, 9, 8, 7, 0 तक आना जरूरी है, जिसके लिए आप देखते हैं कोई आंसर किसी में जांच करते हैं, कुछ क्वेश्चन गलत रहते हैं, बाकी सही रहते हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ये तो खैर अब अच्छी पारदर्शिता आ गई कि आंसर की प्रकाशित होती है। उसमें भी मैं देखता हूँ कभी कभी विवाद हुए कि ये वाला आंसर सही है, ये हो, इसलिए तो कोचिंग है सारी ये। हाँ होगा बिल्कुल सिलेक्शन होगा, और आपको कोचिंग के लिए अपनी तैयारी मजबूत रखना है। जो कमियां हो रही हैं ये कोचिंग को दूर करना है। जैसे अभी थोड़ी सी चुनौती आती होगी ऑनलाइन पढ़ाई, अब जैसे हम लोग और इसको परिचित कर रहे हैं तो आपके पास लाभ ये होने वाला है कि पूरे भारत के जो सबसे अच्छे टीचर हैं उनको आप ऑनलाइन देख सकेंगे, जो हमारे शिक्षक हैं वो भी देख सकेंगे, जिससे कि वो भी अगर जो ऑनलाइन पढ़ाई दिख रही है या तरीका दिख रहा है वो ज़्यादा अच्छा है तो हमारे साथी शिक्षक भी सीख सकेंगे और दोनों को समाहित हम लोग कर पाएंगे। इनफैक्ट मुझे लगता है आने वाले समय में शिक्षा में जो पूरा क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाला है वो ये है कि शिक्षकों का जीवन बड़ा चुनौतीपूर्ण होने वाला है, या ये भी कहूँ कि आसान होने वाला है। जैसे आज सर जो पढ़ाते हैं तरीका क्या, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, समझाते हैं, ऐसे हम लोग बनाते हैं। अब जब से ऑनलाइन पढ़ाई आ गई तो वही डायग्राम, डॉक्यूमेंट्री, 3D पूरा कुछ हमको मिल जाता है, हमें समझाना आसान हो जाता है। शिक्षक वही चैप्टर, वही विषय बार बार पढ़ाते हैं तो कुछ बोर भी जाते हैं, थक भी जाते हैं। लेकिन अब जो हमारे शिक्षक हैं, आपके पास ये अवसर है कि आप स्वयं अपने वीडियो बनाएं। कितने टीचर हैं जो अपने ही क्लास में अपना ही वीडियो इस्तेमाल करते हैं किसी चीज को समझाने के लिए। तो आने वाला समय इंटरनेट, स्मार्टफोन की वजह से बिल्कुल बदल रहा है, और शिक्षा में सबसे बड़ी बात जो हो रही है वो है अवसर की समानता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये बात बार बार कही कि जीवन में असमानताएं तो बहुत सारी हैं। कोई ऐसे परिवार में, ऐसे माता पिता का जीन्स लेके पैदा हुआ है जिसका 6 फुट 2 इंच का होना तो निश्चित है क्योंकि उसके जीन्स ऐसे हैं। किसी के जीन्स ऐसे हैं कि वो 4.5 फुट की हाइट रहेगी। कोई बहुत पैसे वाले परिवार में पैदा हुआ है, कोई नहीं हुआ है। तो जीवन में असमानताएं हैं, लेकिन इन असमानताओं को दूर करने के लिए बहुत जरूरी है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी अवसर की समानता। और जो ऑनलाइन पढ़ाई हम लोग को अवसर की समानता दे रही है, ऐसा दुनिया में नहीं हुआ। आज कोई विषय आपको सर पढ़ा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आया, आप सर से पूछ सकते हैं। फिर नहीं समझ में आया, आप गूगल करते हैं, आपको देश के, दुनिया के सबसे अच्छे टीचर मिल जाते हैं, या आपसे सबसे अच्छा वीडियो मिल जाता है जिससे हम पढ़ सकते हैं। ऐसा आज से पहले नहीं हुआ। और जैसे जैसे ये सस्ता होता जा रहा है और सरकार आपको इंटरनेट और टैब भी दे रही है, तो पूरी तरीके से अवसर की समानता आ गई। अब इस डिवाइस के जरिए हम जो दुनिया का छात्र सीख सकता है वो हम भी सीखें। ये बहुत सुखद परिवर्तन है। अन्यथा हमारे जो ऐसे नगर हैं जैसे बलिया है, जहां छोटे नगरों की एक चुनौती हमेशा मैंने अनुभव किया कि आप, हमारे बच्चे जैसे ही आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, सिलेक्ट होंगे, तो आप बलिया से बाहर चले जाएंगे। ये तो बड़ा दुर्भाग्य हो जाएगा सारे अच्छे बच्चे बलिया से बाहर चले जाएंगे। लेकिन अब आने वाले समय में ये परिवर्तन होने वाला है इंटरनेट की वजह से, कि ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं जो मैं देखता हूँ गांव में आ गए। कितने सारे लोग हैं जिनको ऑफशोर जॉब्स बोलते हैं, उनका जॉब कैलिफोर्निया में है और रहते बलिया में, गांव में रहते हैं, अपने 1 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की तनख्वाह पाते हैं और गांव में बैठ करके काम करते हैं। केवल इंटरनेट और बिजली रिलायबल तरीके से, मजबूती से उनके पास उपलब्ध है और उनका काम चलता है। आप जानते होंगे ऐसे लोग,
आसपास ऐसे होंगे। तो आप सभी बच्चे अभी 20-25 साल की उम्र के हो, जब आप 15 साल बाद 10 साल बाद बढ़ोगे तो आप देखेंगे ऐसे और बहुत सारे जॉब हो गए होंगे जो ऑनलाइन हो रहे होंगे। जैसे कॉल सेंटर के जॉब्स हुआ करते थे तो ज्यादातर लोग किसी स्थान पे नोएडा जाते थे, गुड़गांव जाते थे, हैदराबाद जाते थे, लेकिन आज कॉल सेंटर जॉब जो है वो घर पे आ गए। और मुझे याद आता है जब कोविड की चुनौती थी, मैं उस समय 112 जो पुलिस की सेवा है उसका एडीजी था, तो हमारे सामने चुनौती ये थी कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसमें करीब 1000 लोग एक बार में काम करते हैं, 650 कॉल टेकर्स लड़कियां फोन सुनती हैं। तो अगर कोविड आ गया तो उस समय था कि कोविड एक भी व्यक्ति तो 3 दिन के लिए पूरी बिल्डिंग बंद करनी पड़ेगी, उसकी सफाई होगी, सैनिटाइज होगा, तब होगा। तो हमें चिंता थी कि बिल्डिंग हमारी कभी ना कभी बंद होगी, लेकिन 112 जैसी सेवा को हम बंद नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने करीब 150 लड़कियों के घरों पे कंप्यूटर इंटरनेट पहुंचाया और ऐसी नौबत आई कि 2 बार हमको बिल्डिंग बंद करनी पड़ी, लेकिन नागरिकों को पता नहीं चला क्योंकि 112 की सेवाएं चलती रही, अपने घर से बच्चियां काम करती रही। तो आज तो ऐसी स्थिति है कि 650 लोगों को घर पहुंचा दो, अपने घर से काम कर सकते हैं। तो आने वाला समय इस प्रकार बहुत सारी नए अवसर हम लोग के सामने लेके आने वाला है। अब अंतिम 2 सवाल और, एक हाँ बच्चियों से, एक बच्चों से। पहले बेटी आप पूछिए। सर मेरा नाम सानिया है। सानिया, सर मुझे ये जानना था कि हम पढ़ाई करते हैं तो हम अपने अंदर ऊर्जा कैसे बनाए रखें, क्योंकि सभी कुछ टाइम पढ़ते हैं, कुछ तो बाद ऐसे लगता है जैसे हम थक जाते हैं और हमारा माइंड अच्छे से काम नहीं कर पाता है, तो सर हम ऊर्जा कैसे बनाएं? सुष्मिता बता चुकी है तो मैं उस बात को रिपीट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आपकी बात सही है। इसमें एक तो ये देखिए, हर एक का ना सिस्टम अलग अलग है। कई लोग 3-3 घंटे लगातार पढ़ लेते हैं और कई लोग का 20 मिनट में ही मन उचट जाता है। तो आपको अपना देखना है। अगर आपका 20 मिनट में मन उचट जाए कोई बात नहीं, तो अपना तय करो कि 20 मिनट बाद मुझे 5 मिनट के लिए थोड़ा चलना फिरना है, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लेना है, ये एक्सरसाइज मुझे करना है और फिर मैं वापस बैठ जाऊँ। वैसे ज़्यादातर अनुसंधान यही बोलते हैं कि किसी का भी अटेंशन स्पैन 20 मिनट से ज़्यादा का नहीं होता है। तो अगर आप इस प्रयोग को आज फिर करके देखना कि आपका अटेंशन स्पैन, आपका कंसंट्रेशन करने का समय कितना है। कोई एक चैप्टर खोलिएगा जो आसान से हो, उसको पढ़िए और घड़ी लगा के देखो और मन में देखना कि अब मेरा मन उचटने लगा, अब मेरे विचार यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। ये ऐसा कितने मिनट के बाद हुआ, इसका मतलब आपका अटेंशन स्पैन इतना है। अगर 20 मिनट है, तो जैसे मैंने बोला 20 मिनट के बाद फिर हम तय कर लेते हैं कि हम 20 मिनट पढ़ाई करेंगे, 20 मिनट बाद हम 5 मिनट का रिलैक्स टाइम मेरा होगा, पानी पीना, एक कुछ बिस्किट खाना, थोड़ा स्ट्रेच करना, वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम गए, फिर आकर दोबारा हमने पढ़ाई करना शुरू कर दी। पर ये हर एक को अपना अपना डिस्कवर करना पड़ेगा, तरीका ढूंढना पड़ेगा कि किस तरीके से हमको इसको करें। आखिरी सवाल इधर सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम मृत्युंजय ठाकुर है और मैं वर्तमान में पीजी कर रहा हूँ ज्योग्राफी विषय में। जी, साथ ही साथ यूपीएससी की तैयारी भी करता हूँ। हाँ। मेरा प्रश्न है कि मैं टाइम टेबल तो बनाता हूँ लेकिन उसका पालन नहीं कर पाता हूँ लगातार, कंटिन्यूस, कैसे उसका पालन? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है ये कुछ मैं अपने जीवन से अगर सोचूं, जैसे आज का मेरा टाइम टेबल बना है तो भाई साहब ने बहुत मजबूती के साथ मुझे बहुत टाइट टाइम टेबल आज का दिया हुआ है। तो आपके पास मैं लगभग शायद टाइम से आ गया और आपके पास मुझे टाइम से निकल भी जाना चाहिए अगले कार्यक्रम के लिए, जिससे कि टाइम टेबल मेरा जो पूरे दिन का है वो पूरा हो। बीच में जरूर कोई ना कोई चुनौती आएगी, कोई कार्यक्रम बढ़ने लगेगा, कोई अनुरोध करेगा कि भैया यहाँ तक आए तो मेरे घर भी चलिए। तो ये मुझे देखना पड़ेगा कि अगर मेरे पास समय नहीं है तो मैं माफ़ी मांग लूँगा और समय है तो मैं उस काम को कर लूँगा। तो टाइम मैनेजमेंट के तो बहुत सारे सिद्धांत हैं और एक स्टोरी आपने जरूर पढ़ी होगी या सुनी होगी, व्हाट्सएप फॉरवर्ड में अक्सर आती है, लेकिन अगर सुनिए तो भी मैं उसको जरूर बताना चाहूँ कि आपके सवाल का बहुत अच्छा जवाब उससे मिलता है। एक बार मेरे जैसी एक टीचर ऐसी कोचिंग में आए या क्लास में आए और उन्होंने समझाने के लिए जो आपका सवाल है, एक कांच का जार लिया और उसमें उन्होंने सबसे पहले बड़े बड़े पत्थर 4-5 उसमें डाले और फिर छात्रों से पूछा कि क्या ये भर गया? तो छात्रों ने बोला
क्या बोला कि भर गया? तो उन्होंने फिर नीचे से एक बालू का एक कैन निकाला और उसमें बालू भरी और ठोक ठोक के उसको बालू से ऊपर तक बराबर कर लिया। फिर उन्होंने पूछा कि अब भर गया? तो बच्चों ने क्या बोला होगा कि भर गया। तो उन्होंने फिर नीचे से पानी निकाला और उसमें पानी भरना शुरू किया, फिर ऊपर तक आया। तो फिर पूछा भर गया? तो बच्चों ने कहा भर गया। मैंने कहा ठीक है, अब भर गया, मैं भी मानता हूं भर गया। तो इससे सबक क्या मिला हमको, बताओ क्या सबक मिला? हाँ, तो फिर उसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग फिर से प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर से पूरा जाता है। अगर फिर हम लोग को लगता है कि फिर से अभी नहीं हुआ है तो फिर से प्रैक्टिस करते हैं। हमेशा प्रैक्टिस करते तभी सक्सेस होते हैं। आपका नाम? काजल अम्मा। काजल, बहुत अच्छा। और क्या सबक मिला? कई बच्चों ने कहा कि हम, ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई, कई बच्चों ने कहा कि हम अपने आप को कितना भी व्यस्त सोचें, लेकिन आपके पास समय है कुछ और करने का। जैसे कि आपने 5 पत्थर डाले, आपने सोचा मेरा काम हो गया, नहीं, लेकिन अभी तो बालू डालने का समय बचा हुआ था, पानी का भी समय बचा था, ऐसा छात्रों ने कहा। लेकिन प्रोफेसर ने कहा कि नहीं 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 नहीं, सबक ये नहीं है। सबक ये है कि अगर सबसे पहले बड़े वाले पत्थर नहीं डालोगे और बालू डाल दोगे तो बड़े वाले पत्थर जाएंगे ही नहीं। तो जीवन में बड़े वाले पत्थर क्या है? ये बड़े वाले पत्थर हैं आपके टाइम टेबल का वो हिस्सा जो सबसे पहले शरीर के लिए है, पढ़ाई बाद में है। अगर हम शरीर से स्वस्थ नहीं है, अगर हमने तय किया कि मुझे 1 घंटे रोज कोई गेम खेलना है या रनिंग करना है जिससे कि मेरे शरीर से खूब पसीना बहे, मेरे दिमाग को शांति मिले, मेरे लिए काम करता है, आपके लिए भी शायद करे, तो मुझे अपने टाइम टेबल में ये 1 घंटा यानी एक बड़ा पत्थर मैंने रख दिया कि मुझे एक्सरसाइज करना है। उसके बाद मुझे पढ़ाई करनी है, माता पिता की सेवा करनी है। ये अगर घर पे कोई मेरे पास कुत्ता है तो मुझे अपने, कुत्ता तो मैंने शौक में पाल लिया, लेकिन मुझे इसकी सेवा भी, केयर भी करनी है। तो ये 4 मैंने मेन बड़े पत्थर पहले डाले। इसके बाद में बालू। बालू क्या है? बालू वो काम है जो हमारे लिए द्वितीय श्रेणी की महत्ता का, सेकेंड लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस है। जैसे कि मित्रों के साथ चाय पीने जाना। अगर मेरे बड़े वाले काम हो गए तो मैं मित्रों के साथ चाय पीने जाऊंगा, मस्ती करूंगी। अगर मेरे बड़े वाले काम हुए तो मैं नहीं जाऊंगी। और तीसरा पानी। पानी क्या है हमारे जीवन में? मेरे ख्याल से सोशल मीडिया, जिसमें हम सबसे ज्यादा समय देने लगते हैं। हम पढ़ाई करते हैं तो मेरा तो, हालांकि आप सामने चुनौती में बोल रहा हूँ, पढ़ाई करो स्मार्टफोन से। अब स्मार्टफोन में ट्विंग ट्विंग बार बार वो कुछ आता रहता है, वो बार बार आपको डाइवर्ट करता है कि मुझे देखो मुझे देखो। तो या तो वो नोटिफिकेशन बंद कर दो, डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे चले जाओ, जिससे कि आप जो सोशल मीडिया जैसी चीजें हैं जो मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण है, लेकिन वो पानी की तरह है। अगर वो नहीं भी आई आज तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और अपने आप को समीक्षात्मक तौर पे बोलूं तो मुख्य काम पहले टाइम टेबल में डाल दो, फिर कम महत्वपूर्ण डालो, और जो बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है उनको निकाल। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हम करेंगे तो जो बिना महत्व वाले काम है, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, हमारा ज्यादा से ज्यादा समय इसी में निकल जाएगा। और सोशल मीडिया में, ये भी, सोशल मीडिया बुरी चीज नहीं, अच्छी चीज है, लेकिन मैं आपकी पीढ़ी में एक चुनौती समझता हूँ कि हमारे जमाने में यही था कि कितने नंबर आए उतने होशियारी होती थी। आज आपके जमाने में कितने लाइक्स आपके प्रोफाइल पे, पेज पे हैं, ये आपकी चुनौती मानी जाती है। ऐसा है, पर हाँ है ना ऐसा, हाँ, पर उससे बचो। अभी उसे बिल्कुल पढ़ो। जब आप टॉपर बन जाओ, जब इंटरव्यू दोगे ना, तब फिर तुम्हारी लाइक्स बहुत तेजी से बढ़े, तब के लिए छोड़ दो उसको। अभी अगर इस चिंता में पड़े तो समय वेस्ट होगा अभी। लेकिन अगर आपको यूट्यूबर बनना है, सोशल मीडिया में ही अपना करियर बनाना है, तो बड़ी अच्छी बात है, फिर उस पर लगो। अगर पढ़ाई करना है, यूपीएससी, नीट, जेई कोई परीक्षा देना है, तो फिर सोशल मीडिया को पीछे छोड़ना पड़ेगा। मैं ज़्यादातर आपके साथ के बच्चों के इंटरव्यू देखता हूँ तो सभी लोग ये कह रहे होते हैं कि सोशल मीडिया या तो उन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया या तय किया मुझे केवल 10 मिनट प्रतिदिन सोशल मीडिया को देना है, इससे ज़्यादा मैं सोशल मीडिया को नहीं दूँ। धन्यवाद। मुझे लगता है शायद सभी मेरे बच्चों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद। आप अभ्युदय वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे एक फीडबैक का बटन भी है, तो जो अच्छा हो रहा है, जो कम अच्छा हो रहा है, जो भी आपका फीडबैक है
और खासकर जो गलती हो रही है, बेहतरी क्या कर सकते हैं, वो ज़रूर आप लोग फीडबैक के रूप में दीजिए। वो फीडबैक सीधे मेरे पास पहुंचता है और हमको अपनी नीतियों को बेहतर करने में, परिवर्तित करने में आसानी होती है। तो बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं, खूब अच्छी पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं। शिक्षक मंडल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, प्रिंसिपल साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अच्छी शुरुआत की है, अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद।